हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सिस आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी 2023 जो कि 44 दिन बाद होना है। ठीक है, लगभग 44 दिन बचे हैं। अगर पीसीएस की बात की जाए तो लगभग 30 दिन आपके पास बचते हैं। तो इन दोनों एग्जाम के लिए कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा महत्व के हैं, और किन टॉपिक पे अगर आपको विशेष ध्यान न दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। ठीक है, पॉलिटी सेक्शन में पर ईयर फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन आता है, पर ईयर एक दो क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो प्रस्तावना है, ठीक है, जिसको इंट्रोडक्शन इंट्रो बोलते हैं, वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। डीपीएसपी। ठीक है, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जहां से पर ईयर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीन टॉपिकों को ठीक से रिवाइज करो, आपके पास समय कम है और यहाँ से 100% मान के चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद संसद। ठीक है, सॉरी, उसके बाद संसद से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो। जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, इनकी शक्तियों के बारे में या अन्य चीजों के बारे में। समितियां हैं जैसे प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति, है ना, संयुक्त उपक्रम समिति, इन सब के बारे में। और भी जैसे तुम्हारे लोकसभा एमपी, लोकसभा स्पीकर, पिछले एमएलए के इलेक्शन के बारे में पूछा गया, तो इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। तो संसद के चैप्टर को आप, कुछ ऐसी समितियां हैं जैसे एससी एसटी आयोग हो गया, ठीक है, ईसीआई हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फाइनेंस कमीशन हो गया, वित्त आयोग इसको बोलते हैं। ओके, ये 3-4 आयोग हैं। इसकी अगर बात की जाए तो ओबीसी से रिलेटेड जो रिजर्वेशन के प्रावधान है, ठीक है, आपात उपबंध है, आपातकाल के बारे में, है ना, ये देख लेना चाहिए आपको। खासकर 352, 356, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। जो थ्योरी पोर्शन है, ठीक है, जैसे कक्षा 11 और कक्षा 12 की एनसीईआरटी, ठीक है, वहां से आप कर लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, 100% बेनिफिट मिलेगा। तो पॉलिटी में आप इन चीजों को करना है। उसके बाद अगर बात की जाए, एक सेकेंड, उसके बाद आपको क्या करना है इकोनॉमी सेक्शन में। ठीक है, इकोनॉमी सेक्शन में क्या है कि जो तुम्हारा मनी एंड फाइनेंस है, मुद्रा एंड बैंकिंग सेक्टर, यहां से ये मान के चलिए हर साल 5 से 7 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और इसमें ज्यादातर जैसे इन्फ्लेशन, ठीक है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इन्फ्लेशन के सभी प्रकार, है ना, तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। और 100% मान के चलिए इसे 2-3-4 क्वेश्चन तो आराम से मिलना ही मिलना है आपको। दूसरा जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, उससे यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आराम से यहाँ से मिल जाएंगे। जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं उनके बारे में, और जो कुछ समितियां हैं, समिति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और तुम्हारा बीमा, बीमा बाजार, ठीक है, इससे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के अगर ये 5 से 7 टॉपिक आप कर लेते हैं, ठीक है, और 5 से 7 टॉपिक करने का मतलब सीधा सा है कि आप इतनी अच्छी बढ़त बना लेंगे कि आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ से हर बार देखो, आप देखेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ठीक है, तो जैसे आर्थिक नियोजन है, लैंड रिफॉर्म्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। लेकिन अगर राजकोषीय नीति एवं कर संरचना, मुद्रा बाजार, मुद्रास्फीति, बैंकिंग प्रणाली, भारत में बीमा, पूंजी बाजार, है ना, यहाँ से भी क्या होता है ना, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इतना कर लेंगे, ठीक है, भारत का जो फॉरेन रीजन है, वैदेशिक क्षेत्र, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 3 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, है ना, जैसे विश्व बैंक है, आईएमएफ है, ठीक है, G20 सम्मेलन है, इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप जरूर कर लेना। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, या तो आप प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज कोई करें, ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, जो भी इकोनॉमी के नोट्स आपने तैयार किए हैं
उनको रिवाइज करने के साथ साथ एक मद्रास पब्लिकेशन की अगर बुक आपने पढ़ी हो तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। अगर नहीं पढ़ी है तो वहां पर भागने की कोशिश नहीं करना, आप ये कोशिश करना कि इन चीजों को कितने आसानी से टैकल कर सकें, है ना। आराम से हो जाएगा। ये दोनों हो जाने के बाद आपको फिर आना है, और यहाँ पर इकोनॉमी में आपको कुछ चीजें ऐसी मिल जाती हैं जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग खर्चा करना पड़ेगा, और वो कर लेंगे तो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के माध्यम से इकोनॉमी के, ठीक है, ये मान के चलो 12 क्वेश्चन के आसपास आराम से सॉल्व हो जाते हैं, है ना। उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री बृहद टॉपिक है, तो आपको करना ये है कि हड़प्पा, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा मौर्य एम्पायर, मौर्य के बाद मौर्योत्तर में थोड़ा फोकस करना, क्योंकि यहाँ चीजें काफी चीजें बदली, समाज में परिवर्तन आया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में परिवर्तन आया, कुषाण शुंग आंध्र सातवाहन वगैरह से यहाँ से भूमदान की प्रथा शुरुआत हुई, तो थोड़ा राजनीतिक विकेंद्रीकरण बढ़ा, ठीक है। यहीं पर तुम्हारे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन हुए, ठीक है, बौद्ध जैन आए, तो बौद्ध जैन के उप संप्रदाय जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस शासक ने कौन से धर्म को ज्यादा प्रश्रय दिया, मौर्योत्तर काल में जो ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, वैष्णव संप्रदाय आया, ठीक है। तो ये सारे संप्रदाय से मिलकर भारत में क्या हुआ, जैन और बौद्ध की मूर्तियां कहाँ बनी, सिख के अर्थव्यवस्था का काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो यहाँ पर कवर करता है। ये दोनों दृष्टियों से आर्ट, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, और प्लस तुम्हारा जो प्योर हिस्ट्री है वो भी कवर कर लेता है। उसके बाद आप गुप्त में आ जाएंगे, गुप्त से रिलेटेड करके इसके आसपास जो छोटे मोटे रीजन हैं, जैसे मठार राजवंश है, उधर उड़ीसा साइड चले जाएंगे, दक्षिण में छोटे चोल चोलास, है ना, ये राज्य है, आंध्र सातवाहन है, ठीक है। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वगैरह ये सब भी इसी रीजन में आ जाते हैं। उसके बाद हर, तो एंशियंट इंडिया में आपको इतनी चीजें करनी है। उसके बाद तो थोड़ा टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से बनते हैं बढ़िया क्वेश्चन, जैसे अग्रहार क्या होता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। सन्निधाता, समाहर्ता, रज्जु, ठीक है, इस तरह की चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो टर्मिनोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाएंगे मिडिल, यानी मिडिवल इंडिया में। मिडिवल इंडिया में क्या करना है, देखो सल्तनत तो आपको पढ़ना है, सल्तनत काल, उसके बाद मुगल काल भी पढ़ाना है। ये दो ऐसी चीजें हैं जहां पर देखो, इसमें अभी हाल फिलहाल में एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो हो सकता है कि अगर पेपर इस महीने छप रहा हो तो हो सकता है इनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाए। दूसरा विजयनगर, विजयनगर आपको करना है। विजयनगर के साथ साथ जो धार्मिक आंदोलन हुए, उनका क्या प्रभाव भारत पे पड़ा, क्या अर्थव्यवस्था में क्या चेंज है, सामाजिक क्षेत्र में क्या चेंज है, राजनीतिक फील्ड में क्या चेंज है, तो वो आपको करना है। टर्मिनोलॉजी अगेन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ साहित्य हैं, बुक्स राइट किए गए, कुछ का हिंदी अनुवाद किया गया या फारसी में अनुवाद किया गया संस्कृत के प्रयोग में, है ना। कुछ दार्शनिक हैं, कुछ नाटककार हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो वो आपको करना है, ठीक है। फिर आ जाएंगे मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। टॉपिक तो बहुत ज्यादा है मॉडर्न इंडिया, लेकिन आपको 1905 से लेकर के 1947 की जो भी रिलेवेंट सेगमेंट हुए हैं उनको कुछ नहीं छोड़ना है, उनको ठीक से रिवाइज करना है। ये मान के चलो 4 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद 1885 से पकड़ करके 1905 तक, ठीक है। उसके बाद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1885 में जो भी एक्ट आए, ठीक है, जो भी प्रशासनिक फील्ड में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन आया, उनकी नीतियों का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, वो आदि सारी चीजें आप उनको यहाँ से कवर करेंगे। खासकर रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, है ना, स्थायी बंदोबस्त वगैरह, कुछ ऐसे जैसे प्रेस पर सेंसरशिप, है ना, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ क्या बोलते हैं उनको, सामाजिक आंदोलन टाइप के चले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती इत्यादि वगैरह लोग। अछूत, या कह सकते हो एससी से रिलेटेड काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे पिछली बार गुलामगिरी के बारे में पूछा गया, है ना, उनके लिए क्या डेवलपमेंट हुए, क्या आंदोलन चलाया, अम्बेडकर क्या क्या प्रयास रहे,
ठीक है, दक्षिण भारत के नयनार बंधुओं के या अन्य लोगों के प्रयास रहे, नयनार अलवार संतों के बारे में। ठीक है, अगेन आर्ट एंड कल्चर इसी में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको डांस है, संगीत है। ठीक है, कुछ जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं भारत में, जैसे हाल ही में उत्तर प्रदेश में 5-6 जीआई टैग दिया गया। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। साहित्य के विषय में आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और टर्मिनोलॉजी, अगेन यहाँ पर भी हिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी, इकोनॉमी में टर्मिनोलॉजी, है ना, यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी आपको करनी है। यहाँ पर भी एलिमिनेशन अगर ठीक ठाक अगर आपकी नॉलेज है तो एलिमिनेशन यहाँ ठीक ठाक काम करता है। फिर आते हैं जियो में। ठीक है, जियो में आपको क्या करना है, एक सीधी बात बताता हूँ कि जियो में आपको बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं करना है। 10 से 11 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं, है ना, और उन से 10 से 11 में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो भूगर्भिक संरचना के बारे में आपको देखना है, जो है। ठीक है, अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, अफवाह तंत्र, ये चैप्टर अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जलवायु, मृदा और वनस्पति, और अगर इसमें जोड़ें तो संसाधन। ठीक है, जनसंख्या, नगरीकरण, प्रजातियां, जनजातियां, ऊर्जा संसाधन, खनिज, कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, ये सारी इसी में चीजें आ जाएंगी। यहाँ से मान के चलो 10 से 11 क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएंगे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी कर लेंगे, थोड़ा प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज को कवर कर लेंगे। उसके बाद सीधे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा करंट। ठीक है, ये कर लेंगे तो आपका 100% हो जाएगा। हर साल इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनके अलावा बाहर से क्वेश्चन कम आते हैं, तो जियोग्राफी ये आपकी हो जाएगी। जियोग्राफी के बाद आपके पास फिर बचता है, क्या बोलते हैं उसको, ईवीएस। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। देखो, भूकंप, सुनामी, चट्टान, मृदा, कृषि, अगर वैश्विक स्तर पर जाएंगे तो चीजें और क्रिटिकल हो जाएंगी। आपके पास इतना समय नहीं है, अगर आपने कम पढ़ा है तो इन चीजों पे लेकर के आप फोकस कर सकते हैं। एनवायरमेंट में, ठीक है, पर्यावरण, ईवीएस एंड बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या करना है आपको, पारिस्थितिकी, ठीक है, इकोसिस्टम, ठीक है, उसके तंत्र, सिस्टम, प्लस प्रकार है उसके, पदार्थों का संचरण, पर्यावरण, प्रदूषण। प्रदूषण काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण। उसके बाद अगर देखेंगे, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो संगठन है या सम्मेलन, कुछ रिपोर्ट्स हैं, है ना, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा, ठीक है, अम्लीकरण, सतत कृषि, ये सारी चीजें आपको यहाँ से करनी है। ठीक है, और नवीन ऊर्जा के विविध आयाम, नवीन ऊर्जा के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो करीब 10 चैप्टर यहाँ भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से मान के चलो 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस का मतलब ये है कि यहाँ भी एलिमिनेशन ठीक ठाक काम करता है। अगर मैं एलिमिनेशन की बात करूं तो यहाँ भी पर ईयर, अगर एलिमिनेशन टेक्निक को अगर ठीक से जानते हैं और शब्दों को ठीक से पकड़ पाते हैं, देखो यूपीएससी में सारा खेल शब्दों का है। 70% क्वेश्चन अगर शब्द आपकी पकड़ में आ जाते हैं, उनके सही अर्थ निहितार्थ आपको पता है, तो आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर शब्दों को आपको नहीं पता तो प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो एलिमिनेशन टेक्निक से, उसके बाद आपका साइंस एंड टेक बचता है। साइंस एंड टेक में देखो, आपको बायो ग्रुप में ज्यादा, कक्षा 12 की अगर आप जीव विज्ञान की किताब पढ़ते हैं तो आई थिंक आपका हो जाएगा। या फिर आप प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज और करंट अफेयर्स। अब करंट में आपको देखो क्या करना है, इकोनॉमी का करंट अपडेट देखना है लास्ट 2 ईयर्स का। ठीक है, खासकर बजट वगैरह से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्रीय प्रायोजित योजना है या केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हो। इन्वायरमेंट, ईवीएस से रिलेटेड जो भी स्पेसीज, ठीक है, पार्क, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व,
है ना। जो भी क्वेश्चन आते हैं, कोई प्रोजेक्ट है जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है ना, एलिफेंट प्रोजेक्ट है, इनसे रिलेटेड करके क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड टेक में आपको एक तो ये पोर्शन हो गया आपका, एग्रीकल्चर पोर्शन हो गया, एग्रीकल्चर पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो बायोटिक्स, बायोटेक, बायोटेक में जीन टेक्नोलॉजी, इस समय तुम्हारे वायरस से रिलेटेड काफ़ी, है ना, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी, इस तरह से चीज़ें आराम से पूछी जा रही हैं, तो इन चीज़ों को आराम से करें और आई होप आपको मदद मिलेगी। दूसरा ये ना कि देखो यूपीएससी है, इसमें कुछ भी संभव है। एग्जाम पैटर्न बदल सकती है, पेपर को इजी कर सकती है, पेपर को बहुत ज़्यादा टफ कर सकती है, मेरिट को 70 तक ले आ सकती है, ये सब कर सकती है यूपीएससी, है ना। तो आप वहीं तक कर सकते हैं जहां तक आपका बस जाता है। तो जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हों उन पर विशेष फोकस करें और कुछ नई चीज़ें ना पढ़ें। ऑप्शनल को त्याग दें कुछ टाइम के लिए, जब तक पेपर नहीं हो जाता। ऐसे को पेपर बाहर कर दें, को एक दो दिन, सप्ताह में एक दिन पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन कोशिश ये करें कि पहले प्री को फोकस करें। हिंदी माध्यम में ये मान के चलो करीब जो भी 10,000 लोग प्री क्वालिफाई करते हैं उसमें हिंदी माध्यम का सिर्फ रिजल्ट 500 लोगों का होता है, तो आप समझ सकते हैं। दूसरा सी शेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उस पे प्रैक्टिस फोकस करे रहें, खास पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, रीजनिंग पे और मैथ पे, डाटा सफिशियंसी, है ना, इस तरह की चीज़ों को करते रहें, आपका 100% हेल्प होगी। दूसरा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, है ना, सब्सक्राइबर कम आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं और चैनल को आगे बढ़ाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, फ़ायदा उठाएं और रिवीजन पे फोकस करें, है ना, तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।